गुड इवनिंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग जो दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर हम आईएससी वाले बच्चों के अकॉर्डिंग देखें तो ये दो चैप्टर हैं इसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। बिल्कुल नहीं घबराने का है, पोटेंशियल खत्म करेंगे देन कैपेसिटर स्टार्ट करेगा। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो ये चैप्टर 2 है आपका। तो इसीलिए मैंने पहले बता दिया कि आपको आईएससी और सीबीएसई वाले बच्चे इसको कैसे अपने टेक्स्ट बुक में अपनी बुक्स में देखेंगे। अब यहाँ पर बेटा जो सबसे पहला टर्म मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारी टेक्स्ट बुक की एक लिमिटेशन ये रही है, 99% बुक्स ने 12th लेवल पर विदाउट एक्सप्लेनिंग द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा का पूरा आपने पढ़ा दिया। एक्चुअली यहीं से स्टार्ट होना चाहिए था। तो थोड़ा सा एक मतलब मैं ये नहीं कहता डिफिकल्ट है, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना होगा और वहाँ पर हम यहाँ पर निकालेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाउ कैन न्यूमेरिकली यू डिफाइन द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे तो पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट डू मीन बाय द लाइन इंटीग्रल फील्ड। तो मैंने कहा बेटा मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है और इस फील्ड में इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पर आप आते हैं वाया दिस पाथ। तो मैंने कहा इस पूरे पाथ को मैंने छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया ऐसे लेके बी तक, एंड एवरी एलिमेंट्री लेंथ अलोंग दिस पाथ इज dl। मैंने कहा बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये आपका dl है। नो डाउट 90 नहीं दिख रहा, थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं ये। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवर द इंटायर पाथ यहाँ पर इंटीग्रेट कर दूं E डॉट dl A से लेके B तक, तो ये आपका क्या कहलाएगा, दिस इज सेड टू बी द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो मैंने आपको ये समझाया कि जब मैं ये बोलूंगा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपके सामने उसके मायने क्या जाने चाहिए, आप उसके मीनिंग क्या समझेंगे। अब मैं डिफाइन करता हूं लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कि इसको डिड्यूस कैसे करेंगे, न्यूमेरिकली इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो देखिएगा बेटा, ये आपकी किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर दे दी गई है, दिस इज द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर मान लीजिए ए से लेके बी तक इस पाथ के अलोंग लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कहते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another point in the electric field. Means एक unit positive charge को लाने में इस point A से point B तक जितना amount of work done करना पड़ेगा, that will equals to not the line integral, negative of the line integral of the electric field from A to B. Again I am repeating, the work done by the external force in bringing a unit positive charge from point A to point B in the electric field is equal to the negative of the line integral of the electric field. Means अगर मैं यहाँ पर line integral of the electric field की बात करूं, E dot dl A से लेके B तक, तो that will be equals to नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। और एक ऐसा वर्क डन है बेटा, वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब जरा मैं इसी को आपके सामने निकाल के दिखाता हूं, फिर उसके बाद हम और चर्चा करेंगे इस पर। यहां पर अगर आप, मैंने कहा ए से लेके बी तक हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइटली स्लोली ला रहे हैं एंड एट ए टाइम टी, मान लीजिए आप यहां पर पहुंचे, ये चार्ज आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्लस Q0। ठीक, यहां पर
टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पाएंगे और मान लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, E है। ये बताओ बेटा ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा एंड इट्स वैल्यू विल बी इक्वल्स टू QE। मैंने कहा बेटा चार्ज को इनफाइनाइटली स्लोली लाना है, ए से बी तक चार्ज इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए और इक्विलिब्रियम रहने के लिए देयर इज द एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड F एक्सटर्नल, और मैंने कहा ए से लेके बी तक लाना चाह रहे हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि इस पोजीशन से यहाँ तक में जो इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसमें पाथ के अलोंग हुआ वो क्या हुआ बेटा, डी। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा in bringing a unit positive charge from point A to point B is equal to the negative of the line integral, means work done per unit charge equal to negative of the line integral, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क डन इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा। तो देखिए बेटा अगर मैं यहाँ पर वर्क डन निकालूं इंटायर पाथ पर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू, तो आप ये कहेंगे F एक्सटर्नल डॉट DL ए से लेके बी तक। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। A टू B F एक्सटर्नल इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस Q नॉट E इंटू DL एंड दिस विल इक्वल्स टू माइनस Q नॉट A टू B वेक्टर E डॉट dl। अगर ये बेटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो बट ऑब्वियस इसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और चूंकि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dl ए से लेके बी तक। बट ध्यान रहे ये वर्क डन जो है इट इज फॉर द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दिस वर्क डन इज फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन जो वर्क डन करना पड़ेगा that is equal to negative of the line integral of the electric field, that is negative of A to B vector E dot dl। अब यहीं से एक पॉइंट देखो, कुछ पॉइंट ऑफ डिस्कशन है यहाँ पर। ये तो रही कि लाइन इंटीग्रल का मायने क्या हो गया, एक लाइन में हमें बात दिमाग में रखनी हो तो ये कह सकते हैं द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन is equal to the negative of the work done by external force in bringing a unit positive charge from one point to another point in the same electric field। सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, चूंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड का इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल है बेटा, ये प्रॉपर्टी भी है कंजर्वेटिव फील्ड की। जो बातें मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में बोल रहा हूँ ये ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी ट्रू है। तो यहाँ पर जो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है उसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है। फिलहाल हम रिजल्ट बोलते हैं आपसे कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। केवल ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेंगी, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड, नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड इस पर डिपेंड नहीं करेंगी कि आप ए से बी इस पाथ से आए कि किसी और पाथ से आए। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सेकेंड, मान लीजिए बेटा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आप एक बार इस पाथ से आए ए से बी पर, एक बार आप इस पाथ से आए, ये फर्स्ट पाथ है मान लीजिए, ये सेकेंड पाथ है। एक बार आप इस पाथ से आए ए से लेके बी तक, थर्ड पाथ है ये। एक बार मान लीजिए आप इस पाथ से आए, ये फोर्थ पाथ है आपका, या एन नंबर ऑफ पाथ ऐसे निकाल दें। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। अगर ऐसा है तो जो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू E डॉट dl ए से बी तक
वाया फर्स्ट पाथ होगी बेटा, वही लाइन इंटीग्रल की वैल्यू ई डॉट डी एल ए टू बी वाया सेकेंड पाथ होगी, वही ई डॉट डी एल की वैल्यू ए टू बी वाया थर्ड पाथ होगी, और वही वैल्यू आपकी ई डॉट डी एल फॉर द फोर्थ पाथ ए टू बी। मीन्स इनिशियल और फाइनल पोजीशंस अगर सेम है तो आप किसी भी पास से आएंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम पाएंगे। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, इसी लाइन इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, अगर बेटा हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ओवर दी राउंड ट्रिप जाते हैं, ओवर दी क्लोज पाथ जाते हैं, राउंड ट्रिप का मतलब क्लोज पाथ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। हम ए से बी गए और बी से ए गए, ध्यान देना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ये ए है और ये बी है। तो कहते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड over the round trip is equals to 0, that is E dot dl A से B plus E dot dl back from B to A, and that will be equals to 0। और ये कंजर्वेटिव फील्ड की प्रॉपर्टी भी है कि ओवर द राउंड ट्रिप लाइन इंटीग्रल ऑफ द फील्ड आपका क्या होना चाहिए, 0। एक पॉइंट यहाँ पर और एक्सप्लेन करना है, फोर्थ पॉइंट। और वर्क डन के जो फॉर्मूले आप लोगों को दे रखे हैं वो सीधे सीधे पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में आने वाले टाइम में आएंगे। पूरे सिलेबस में इंटीग्रल के फॉर्म में कहीं कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा है, मैं यहाँ पर आपको इंटीग्रल के फॉर्म में भी एक फॉर्मूला देता हूँ। चौथा पॉइंट ध्यान से सुनना, ये वर्क डन किसके लिए था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए था। तो वर्क डन ये बताओ, अगर यूनिट चार्ज के लिए कितना वर्क डन है, E डॉट डी एल कहां से कहां है, ए से बी, ये है यूनिट चार्ज के लिए। तो यूनिट चार्ज को ए से बी तक लाने में इतना वर्क डन करना पड़ रहा है, तो अगर हम चार्ज Q को लेके आए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q फ्रॉम ए टू बी, पॉजिटिव लाए हैं तो पॉजिटिव रखेंगे और नेगेटिव लाए हैं तो नेगेटिव रखेंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट in bringing the charge capital Q in bringing the from point A to B, यूनिट चार्ज में लाने में इतना वर्क डन, तो Q चार्ज को लाने में मल्टीप्लाई बाई Q, अरेंज कर दीजिए इसको। और ये बेटा एक ऐसा फॉर्मूला दिया जिससे कई सारे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर देंगे, जो फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मैं कराऊंगा अभी एक आध दो क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप एक वर्क डन का फॉर्मूला जान गए कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो अब अगला टॉपिक जो हमारा आएगा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेटा हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, जहां पर आपको हर बुक में यहीं से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट मिलेगा। तो देखते हैं कि व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। मान लेते बेटा यहाँ पर ये गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है, जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आई हैव गिवन देयर, अपना भी रिप्रेजेंट करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज Q। फिर मैं कहता हूँ जरूरी नहीं कि ये अप्लाइंग चार्ज Q हो, कोई भी चार्ज हो सकता है। सिग्निफिकेंस ये है कि देयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट A है बेटा, दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B, पॉइंट A एंड द पॉइंट B। हमने पॉइंट A के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को VA से डिनोट किया है और पॉइंट B के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को VB से डिनोट किया है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A is denoted by VA and electrostatic potential of the point B is denoted by VB. We want to find out the electrostatic potential difference between the point A and the B. तो मैंने कहा था amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another point, from one point to another point in the electric field, in an electric field
that will defines the electrostatic potential difference between those two points. तो यहां पर बेटा ये जो Q नॉट है ये क्या है? A unit positive charge. This is the unit positive charge. So the electrostatic potential difference between the 2 points in an electric field is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another point. तो मैंने कहा कि यहां पर अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है, दैट इज VB माइनस VA. जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करें हमें जनरली यही लेना होता है बेटा, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल मींस VB, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल दैट इज VA. ये फाइनल पॉइंट है, A से B आ रहे हैं तो ये फाइनल हो गया और ये इनिशियल, इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B. तो चाहे मैं ये कह दूं वर्क डन फॉर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या मैं ये कह दूं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बोथ द थिंग्स आर सेम. चाहे मैं ये कह दूं वर्क डन फॉर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आप देखो Q नॉट इक्वल्स टू अगर यूनिटी हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू द वर्क डन हो गया ना, मींस वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. Either simply we can say that work done per unit charge also. So this will defines the electrostatic potential difference between 2 points in an electric field. अब बात आती है यहाँ पर कि इसकी SI यूनिट क्या होगी. पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस में मेजर करेंगे ये बताओ बेटा. वैसे तो SI यूनिट इसकी होती है वोल्ट. अब देखो 1 वोल्ट इज इक्वल टू कितना होगा. वर्क डन किस में मेजर करते हो? जूल में. और चार्ज किस में मेजर करते हो? कूलम में. तो दैट इज 1 जूल पर कूलम. और बोर्ड में ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ चुका है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज जूल पर कूलम. और 1 जूल पर कूलम को क्या कहते हैं? 1 वोल्ट. मींस द पोटेंशियल डिफरेंस between the 2 points is said to be 1 volt. VB minus VA will be 1 volt. When 1 joule of work has been done in bringing a 1 coulomb of positive charge from point A to point B, कि एक यूनिट चार्ज को 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट A से B तक लाने में अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़ता है तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा होगा दैट विल बी 1 वोल्ट. अब बताती क्वांटिटी कैसी है, स्केलर और वेक्टर नेचर ऑफ क्वांटिटी. तो बेटा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब यहां पर 1-2 पॉइंट ऑफ डिस्कशंस, फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ बेसिक बातों को यहां पर तय करेंगे, फिर आगे चलेंगे हम. सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल कहीं पर भी मान लें. हमने इन्फिनिटी पर मान लिया पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए रेफरेंस पोटेंशियल मानना होता है. अभी तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया है, और जब अगले टॉपिक में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइन करूंगा तो वहां पर मैं रेफरेंस चूज करूंगा कि कहां पर मैंने पोटेंशियल को जीरो माना है. तो आप पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल कहीं पर मान लीजिए, उससे पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उसका एक रीजन है कि पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल जहां कहीं भी मानेंगे, जितने यूनिट पोटेंशियल इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा उतने यूनिट इसमें भी ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, और जब रिजल्टेंट निकालोगे तो द डिफरेंस विल बी द सेम. डिफरेंस जो होगा वो भाई इसमें 5 यूनिट ऐड कर दो, इसमें 5 यूनिट ऐड कर दो, डिफरेंस निकाल. मान लो पहले का डिफरेंस 10 यूनिट है, +5 इसमें ऐड किया, +5 इसमें ऐड किया, फिर डिफरेंस निकाला, तब भी कितना आएगा? 10 यूनिट. मान लो -5 इसमें गया, -5 इसमें गया, फिर डिफरेंस निकाला, फिर भी कितना आएगा? सेम 10 यूनिट. तो कहने का मतलब ये है मेरे सिंपली तौर पर कि अगर आप पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल चेंज करते हैं, उसे बदलते हैं, तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, आप ये कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है. अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो अभी हम लोगों ने कहा इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. मान लीजिए बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है. यहां से यहां तक हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना लाके
अगर Q अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज या Q अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज लाएं तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो मैंने कहा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, VB माइनस V। कहा ही आपने यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट चार्ज को लाने में इतना वर्क डन हुआ, तो यहां से यहां तक अगर Q चार्ज को लाए तो कितना वर्क डन हुआ, मल्टीप्लाई बाई Q। तो एक तरीके से कहा जाए हमारे पास वर्क डन का एक जनरल फॉर्मूला आ गया। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है या पोटेंशियल एट द पॉइंट पता है, उन पे वर्क डन इक्वल टू जिस चार्ज को आप लगा रहे हैं वो VB मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, VA मतलब इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू जो चार्ज हम ला रहे हैं मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ध्यान रहे पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट ही लिया जाएगा। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे। एक तो ये बात रही। एंड थर्ड पॉइंट इज देयर कि अगर इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हमें लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स VB माइनस VA can be expressed as negative of the line integral of the electric field that is E dot dl A to B। एक सिंपल सी बात है, ये वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, और वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल होता है। ये बताया या नहीं बताया? इसीलिए मैंने लाइन इंटीग्रल पहले पढ़ा है, क्योंकि पूरे चैप्टर में मैं इसका साथ नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि एक लाइन में अगर पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझाया जा सकता तो केवल एकलौता ये फॉर्मूला है। तो मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल बिटवीन सेम टू पॉइंट्स दैट इज A to B E dot dl। तो ये तो बात रही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की। एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया जो आज की डेट में बड़ा छोटा सा है, लेकिन वर्क डन निकालने का जनरल फॉर्मूला है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि वर्क डन इक्वल टू चार्ज जिसको आप ला रहे हैं और मल्टीप्लाई बाई फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं electrostatic potential at a point। electrostatic potential at a point, किसी भी एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे उसकी बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए, इससे पहले भी जिक्र किया है अभी, कि हमें पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल डिफाइन करना पड़ेगा, रेफरेंस पोटेंशियल डिफाइन करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने ग्रेविटेशन में माना था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टेकन टू बी जीरो and it is treated as a reference point, in the same way the electrostatic potential at infinity at the infinity is taken to be zero, और यही हमारा ओरिजिन है, यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। इसी पॉइंट को हमने अपना ओरिजिन मान लिया है, that is the electrostatic potential at infinity is taken to be zero। अब डिफाइन करता हूं, क्योंकि जब तक मैं पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल नहीं डिफाइन कर दूंगा तब तक मैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट नहीं डिफाइन कर सकता। तो देखते हैं बेटा, अगेन मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी गिवन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने कहा इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है आपका, मान लेते हैं ये बी, दिस इज द पॉइंट बी। इस पॉइंट बी पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करना है। इन्फिनिटी पर आपने पोटेंशियल को क्या माना है बेटा, जीरो माना है। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो हमारा इनिशियल पॉइंट था ए, वो कहां पर हो गया, इन्फिनिटी पर। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट डिफाइंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा
to a point in the electric field, that will define the electric potential at that point. इन्फिनिटी पर पोटेंशियल आपने जीरो माना है. क्या फॉर्मूला पढ़ाया था पोटेंशियल डिफरेंस का तुम्हें मैंने? VB माइनस VA वर्क डन फ्रॉम A टू B पर यूनिट चार्ज कह दें या Q नॉट को 1 कह दें तो वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. दोनों बातें सेम है. VB पॉइंट B पर आए हैं, फाइनल B ही है. इनिशियल कहां पर हो गया? V इंफिनिटी ए से आ रहे हैं और ये कहां पर है? इन्फिनिटी पर, या कहते हैं इन्फिनिटी से आ रहे हैं. एंड ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट B Q नॉट, दैट इज वर्क डन. और पोटेंशियल एट इन्फिनिटी आपने क्या माना बेटा? जीरो. एंड इन दिस वे आपको मिल गया यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट B is equal to work done in bringing the charge from infinity to the point B per unit charge, या ये कहते हैं amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point will define the electric potential at that point. ये SI unit volts है and 1 volt equals to joule per coulomb. Same definition. अगर 1 जूल का वर्क डन 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज को लाने में करना पड़ेगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट B, तो इस पॉइंट B पर जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी 1 वोल्ट. द पोटेंशियल एट द पॉइंट विल बी 1 वोल्ट इफ द 1 जूल हैज वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट B. स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, या ये स्केलर क्वांटिटी. अब आते हैं पॉइंट ऑफ डिस्कशंस पर. जिस तरह यहां पर डिस्कस किया वैसे यहां पर भी देख लो. अब आपको मेरी ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी जो मैंने रेफरेंस पॉइंट की बात पोटेंशियल डिफरेंस में बोली थी. वहां पर एक सिंपल मैथमेटिकल एग्जांपल के जरिए बताया कि दो क्वांटिटीज में डिफरेंस अगर निकालना है, दोनों में सेम वैल्यू ऐड हो रही, सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही, तो डिफरेंस में बदलाव नहीं होगा. अगर आपने पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल बदल दिया तो मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर ये इन्फिनिटी के अलावा कहीं और जीरो होता तो बट ऑब्वियस है इस पॉइंट बी पर पोटेंशियल कुछ और होता. तो एक बात साफ हो गई कि अगर पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल आप बदलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट पोटेंशियल एट ए पॉइंट बदल जाएंगे. डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट पोटेंशियल होंगे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी नॉट अफेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ चेंज इन पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल. पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन पोटेंशियल एट अ पॉइंट बदल जाएंगे. दूसरी बात, अगर इसी पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल को मुझे लाइन इंटीग्रल के टर्म्स में डिफाइन करना हो तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी इक्वल्स टू माइनस ए से बी थे ना, इन्फिनिटी से लेके बी तक वेक्टर E डॉट डी. तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड दिस वे आल्सो, दैट इज इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट बी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, दैट विल डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. अब बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपका फॉर्म हो गया, लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बता दिया गया. अब हम जो नेक्स्ट बातचीत यहाँ पर करेंगे जो आएगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. इससे पहले कि हम वहां पर पहुंचे, पहले बेटा मैंने लाइन इंटीग्रल आपको बता दिया और आपकी टेक्स्ट बुक में लाइन इंटीग्रल पर कोई न्यूमेरिकल नहीं दे रखा. तो पहले मैं आपको लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर और जो दो बेसिक फॉर्मूले आपको बताए हैं आसान से दो क्वेश्चन हम कराएंगे, देन फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे. तो जो नेक्स्ट होगा वो न्यूमेरिकल्स. अब आते हैं बेटा एक न्यूमेरिकल पर. बड़ा आसान सा एक न्यूमेरिकल आपको दिया. कहता है 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम from a place where potential is minus 10 volt to another place where the potential is V volt. Find the value of capital V. आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, वो पोटेंशियल एट अ पॉइंट की वैल्यू बतानी है. तो मैंने कहा बेटा वर्क डन का फॉर्मूला हमें पढ़ाया गया, वर्क डन इक्वल्स टू जिस चार्ज को हम लेके जा रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल. यही पढ़ाया नहीं पढ़ाया?
वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। अब जरा वैल्यू लगते चले जो बेटा, वर्क डन कितना किया 100 जूल, जो चार्ज आप लेके जा रहे हैं वो +4 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, 4 कूलम रख दिया। पोटेंशियल इज -10 टू अनदर प्लेस, जहां से ले जा रहे हैं वहां का पोटेंशियल कितना -10। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल अननोन है, V मान लिया, फिर से देखिएगा V मान लिया, -10 वोल्ट, और जिस पॉइंट पर से ले जा रहे हैं मींस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना बेटा -10 वोल्ट, रख दिया -10 वोल्ट। दिस इंप्लाइज दैट, ये कैंसिल करेंगे 25 आएगा, दैट इज V + 10 इज इक्वल टू 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। This implies that V is equal to 25 minus 10 and this implies that V is equal to बेटा कितना आ गया 15 वोल्ट। तो एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन आपको दिया कि किस तरीके से यहाँ पर आप वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अच्छा न्यूमेरिकल एक उसको करते हैं। नाउ next we come to the question beta, find the work done by external agent in slowly shifting a charge q is equal to 1 microcoulomb in the electric field E is equal to 10 power 3 I cap volt per meter from this point P to point Q। तो वर्क डन दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक तो आसान तरीका जो बड़ा टेक्स्ट तरीका अभी मैंने कहा, वर्क डन इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पर पोटेंशियल डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉइंट्स पर आपको दे रखे होंगे और आप निकाल देंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया और उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए जिनके बीच में चार्ज को हमको लेके जाना है। अब क्या करें, तो मैंने तुम्हें वर्क डन का एक फॉर्मूला और बताया है। ये क्वेश्चन और बेहतर होता जब सिर्फ यहाँ पर एक ही कंपोनेंट ना होता, आई एक्स भी कंपोनेंट होता, वाई भी होता, ठीक है ना, या तीनों कंपोनेंट होते। यहाँ पर एक मतलब फंडामेंटल क्वेश्चन से शुरुआत करी कि आपके दिमाग में लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में वर्क डन निकालने का कंसेप्ट चला जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक फॉर्मूला मैंने और आपको बताया है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कैपिटल Q मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल वेक्टर E डॉट dl। इस तरीके से आपके सामने इसलिए लिख दिया, A टू B है, यहाँ पर कहां से कहां जा रहा है, P से लेके Q तक, क्योंकि मैंने कहा था कि ये यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन है, तो Q चार्ज के लिए कितना हो गया मल्टीप्लाइड बाई Q। वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज तो Q चार्ज के लिए क्या मल्टीप्लाइड बाई Q कर दिया। अब जरा हम सॉल्व करते हैं इसको। वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू -Q। Q कितना दे रखा है आपको 1 माइक्रोकूलम, दैट इज 1 × 10⁻⁻6 इंटीग्रल P कोऑर्डिनेट कितने दे रखे 1, 2 और यहां पर आपको दे रखा 3, 4। E आपको दे रखा है 10⁻³ I कैप, 10⁻³ I कैप आपने लिख दिया यहां पर I कैप। अब बता कि DL क्या लिखा जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। जब तुम R लिखते थे तो R इज इक्वल टू क्या लिखते थे अगर प्लेन में, तो XI कैप प्लस YJ कैप लिखते थे ना। देख लो इसका लिखने का तरीका। तो अगर dr लिखना है तो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मींस वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑन x एक्सिस, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑन दी y एक्सिस, या वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन मींस वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन इन x, वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन इन y। अगर यही 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होता तो इसको dr इक्वल टू dxi कैप, dyj कैप एंड dj कैप। तो जैसे यहाँ पर dr है, dr का यहाँ पर सिंबॉलिक नोटेशन हमने क्या ले लिया है dl। तो dl क्या था, चेंज इन पोजीशन था ना, तो वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन dl को क्या लिख सकते हैं, प्लेन में है xy प्लेन में, तो दो ही कोऑर्डिनेट लिखेंगे dxi कैप प्लस dyj कैप। दिस इक्वल्स टू -1 × 10⁻⁻6 -1 × 10⁻�6। अब यहां पर देखो I डॉट I1 दैट इज 10⁻³ इंटीग्रल dx और I डॉट j क्या हो गया 0 भाई I डॉट I, ये डॉट प्रोडक्ट है ना यहाँ पर, I डॉट I1 10⁻³ dx, 10⁻³ बाहर dx और I डॉट j यहाँ पर। अब बात आती है लिमिट कैसे रखा जाए, तो ध्यान देना ये x कोऑर्डिनेट की लिमिट है ना, तो x1 से x2 दैट इज 1, 2, 3, y कोऑर्डिनेट का टर्म ही 0 हो गया, तो 2 से 4 के कोई मायने आपके लिए बचे नहीं। दिस इंप्लाइज दैट
वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू -1 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 3 dx की बात करें तो दैट विल बी 3 dx का इंटीग्रल करोगे क्या आएगा, x आएगा, dx का इंटीग्रल किया x आ गया 1 2 3 and this implied that work done by external force is equals to -1 into 10 power -3 minus 1. This implies that work done external is equals to -2 into 10 to the power -3 जूल। एक बात का ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये x1 x2 है, ये y1 y2 है, तो x में हम x1 से x2 रखेंगे, मान लो y का कोऑर्डिनेट आ जाता तो y1 से y2, z आता तो z1 to z2, इस तरीके से कोऑर्डिनेट को हम स्प्लिट करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन रहा। आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं, कल हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी के अगले पॉइंट पर आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज।